आज हम लोग जावा में एक न्यू टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है कलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझो। एक तरह से जावा में का जो रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर है ना, वो कलेक्शन फ्रेमवर्क ही होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है कलेक्शंस, क्यों यूज किया जाता है, ये सारा चीज आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग के पास जो टॉपिक का नाम है आज है हम लोग का कलेक्शन नाम है। कलेक्शन फ्रेमवर्क जनरली हम लोग इसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूरा जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब क्लास और ऑब्जेक्ट जो हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे मान लो एक स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है हम लोग 5 बनाए, 10 बनाए। तो अब हमको उस मल्टीपल ऑब्जेक्ट को हम स्टोर कहाँ करेंगे? एक ऐसा मेरे पास कोई कंटेनर होना चाहिए ना, जहां पे हम अपने ऑब्जेक्ट को स्टोर कर पाए। मेरे पास प्रिमिटिव टाइप का जो वेरिएबल होता है, प्रिमिटिव टाइप का एरे होता है, वो ऑब्जेक्ट तो स्टोर नहीं करता है। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो, सपोज करो कि मेरे पास क्या है, इन टाइप का मेरे पास क्या है, एक एरे बना लोगे। ठीक है, 5 एलिमेंट का, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट तो स्टोर नहीं ना करेगा। ठीक है, यहां पे तो अब क्या बोलोगे तुम लोग कि सर एरे को ही क्या कर लेंगे? ठीक है, ऑब्जेक्ट और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेंगे। हम स्टूडेंट टाइप का क्या बना लेंगे, एक एरे ही बना लेंगे इस तरह से। तो ये भी तो मेरा काम चला ही लेगा ना सर, इसमें भी तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे स्टूडेंट नाम का रख लिया, यहाँ पे 5 का, तो ये 5 एलिमेंट का आपको बना लिया। हर एक एलिमेंट में एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन क्या कर सकते थे, आप स्टोर कर सकते थे, कर तो रहे थे यहाँ पे। लेकिन आप हमें ये बताओ कि एरे का कुछ अपना डिमेरिट है ना। ये ऑब्जेक्ट तो मान लो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के हम ऑब्जेक्ट को क्या कर पाए, स्टोर तो कर लेंगे, चलो इस कंसेप्ट से। लेकिन इसका कुछ अपना डिमेरिट है। ठीक है, डिमेरिट क्या है कि हमारे पास सब सपोज करो कि डिमेरिट नंबर 1 कि एरे स्टैटिकली होता है, डायनेमिकली ग्रो नहीं करता है। अगर आपके पास एलिमेंट 5 एलिमेंट का है तो 5 ही ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर करोगे। ठीक है, अब बताओ, मान लो कोई आप यहाँ एप्लीकेशन बना रहे हो, वहां पे स्टूडेंट का संख्या थोड़ी फिक्स कर दोगे कि भाई आप यहाँ पे एडमिशन लो, 5 ही स्टूडेंट का एडमिशन होगा, 10 स्टूडेंट का एडमिशन होगा। ऐसा तो नहीं करोगे। तो आपके पास कोई ऐसा कंटेनर होना चाहिए ना जो डायनेमिकली ग्रो करे, जैसे जैसे डेटा उसमें स्टोर हो, कंटेनर का डायनेमिकली उसका क्या हो, ग्रो हो। अगर 5 है तो 5 डेटा के लिए जगह हो, 6 हो तो छठा जगह अपने आप क्या होना चाहिए, बन जाना चाहिए रन टाइम में। क्लियर है? तो एरे में ये सबसे मेजर प्रॉब्लम था कि एरे डायनेमिकली ग्रो नहीं करता है। जितना एलिमेंट हम बना देंगे उतना ही एलिमेंट वो क्या करता है, स्टोर करता है, उतना ही ऑब्जेक्ट वो स्टोर करेगा। ऊपर से एरे का आगे का मेन प्रॉब्लम क्या है कि एरे अपने डेटा को हैंडल करने के लिए बहुत सारा मेथड नहीं देता है। कोई रेडीमेड मेथड नहीं है इसके पास। क्लियर है? यहां पे समझो, मतलब आपको डेटा ऐड करना आपको खुद से करना पड़ता है। ठीक है, आपके रिमूव करने के लिए, डेटा सर्च करने के लिए, डेटा को सॉर्ट करने के लिए इसके पास एरे में कुछ ऐसा रेडीमेड मेथड नहीं देता है। क्लियर है? तो यहां पे एरे वहां पे अच्छा से सुटेबल काम नहीं करेगा। तब हम लोग का कंसेप्ट आता है किसका, कलेक्शन का। कलेक्शन जावा का वो फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो बहुत सारा कंटेनर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अलग अलग टाइप का क्या देता है, कंटेनर देता है डेटा को रखने के लिए। बस अंतर क्या है, यहां पे जो डेटा होता है ना, वो हमेशा कोई ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मतलब कलेक्शन में जो कंटेनर प्रोवाइड करता है, एवरी कंटेनर स्टोर ओनली ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो सिंपल डेटा इंट प्रिमिटिव नहीं स्टोर करेगा। इन टाइप का हो गया, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैट नहीं स्टोर करेगा। ये स्टोर क्या करेगा, इंटीजर टाइप का स्टोर करेगा। क्योंकि इंटीजर टाइप का रैपर क्लासेस पढ़ाए हम आपको, तो इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, स्ट्रिंग स्टोर करेगा, बात समझे, डबल स्टोर करेगा, फ्लोट स्टोर करेगा, ये सब क्या है, रैपर क्लासेस है, ये स्टोर करेगा। आप सोचोगे कि इंट स्टोर कर लेगा, इन टाइप का नहीं करेगा। क्लियर है? फ्लोट टाइप का कर लेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव डेटा के लिए कंटेनर नहीं है कलेक्शन। कलेक्शन ओनली स्टोर ऑब्जेक्ट। तो कलेक्शन का अगर बात होगा ना, तो यहां पे आपको क्या समझना है कि सिर्फ और सिर्फ क्या स्टोर करेगा, ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा हो सबको अच्छे से? तो यहां पे समझो कि कलेक्शन प्रोवाइड रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर, बहुत सारा रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, जिसके पास अलग अलग मेथड है। ठीक है, अलग अलग अपने डेटा को हैंडल करने के लिए, समझे। और ऑल डेटा इन द कलेक्शन आर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चाहे आप अपना कोई क्लास का ओपन ऑब्जेक्ट स्टोर कर लो, बेटर रहेगा। ठीक है,
हमें एक एप्लीकेशन बनाना है जिसमें एडमिशन सिस्टम बनाना है, सपोज करो, ठीक है। तो एडमिशन सिस्टम में हम क्या करना चाहते हैं कि हम जितना भी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हम स्टूडेंट क्लास बनाएंगे, हर जो भी स्टूडेंट आएगा उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या रहेगा, नेम रहेगा, रोल रहेगा, ठीक है, एड्रेस रहेगा, फोन नंबर रहेगा, उसका कोर्स रहेगा, उसका फी रहेगा, ठीक है। हम पूरा एक ऑब्जेक्ट को हम एक कलेक्शन में क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, ठीक है। अगला स्टूडेंट आएगा, फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर उसको हम कलेक्शन में स्टोर कर देंगे। तो ये बेटर है ना, ये तो संख्या फिक्स नहीं कितना स्टूडेंट का एडमिशन होगा, ठीक है। तो वहां पे एरे ले लेते तो 5 एलिमेंट का लेते या 10 एलिमेंट का लेते तो फिक्स हो जाता। लेकिन यहां पे हम कलेक्शन यूज करेंगे जहां पे डायनेमिकली ये ग्रो करेगा, एज वेल एज अब हमें उसमें सर्चिंग मेथड मिलता है, ठीक है। हमें क्या मिल रहा है, सर्चिंग मेथड उसमें मिलता है, ठीक है, कि हम सर्च मेथड कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, हम डेटा को आराम से ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका से यहां हो जाएगा। बस ये कहता है कि आपका सारा डेटा ऑब्जेक्ट है तो हम स्टोर करें, और ऑब्जेक्ट होगा तो किसी क्लास टाइप का ही होगा। देखो इंटीजर एक क्लास है, स्ट्रिंग एक क्लास है, खुद का अपना क्लास, जैसे स्टूडेंट एक क्लास बनाएंगे तो वहां पे कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, यूज होता है, बात समझे। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड सेट ऑफ कंटेनर, सेट ऑफ क्या देता है, कंटेनर देता है, ठीक है, जहां पे सभी कंटेनर में आप ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं और सभी कंटेनर के पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट को हैंडल करने का मेथड्स है, मेथड्स उसके पास डेटा ऐड करने का मेथड है, उसके पास डेटा को डिलीट करने का, क्लियर है। तो वो वहां पे मेथड्स अवेलेबल होता है, समझ आ रहा होगा। तो अब बात करेंगे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो जावा में किस तरीका से ऑर्गेनाइज्ड है, समझो। यहां पे कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या कहता है कि मेरे पास जो है, ठीक है, देखो यहां पे हम एक इंटरफेस बना के देते हैं, क्लियर, इंटरफेस है और उसका इंप्लीमेंटेशन क्लास है, इंप्लीमेंटेशन क्या है, क्लास है, बात समझे, क्लियर है। जैसे यहां पे देखो एक है क्या, एक आपके पास सेट टाइप का इंटरफेस है, सेट, क्लियर है, सेट टाइप का इंटरफेस है इस तरीका से, क्लियर है, समझे, ये इंटरफेस है, बात समझे। इसमें जो क्लासेस होगा, इसमें जो मेथड हो, सेट मतलब आइडिया, इंटरफेस मतलब आइडिया हुआ, ठीक है, वो सिर्फ मेथड को डिफाइन नहीं करता, डिक्लेयर करके छोड़ देता है, और इसको जो इंप्लीमेंट करेगा वो क्लास इसके सारे मेथड को डिफाइन करता है। तो अब सेट टाइप का कौन कौन सा है, इंप्लीमेंटेड क्लास। तो सेट टाइप का आपके पास यहां जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, हैश सेट करके क्लास है एक, यहां पे ये हैश सेट करके क्लास है यहां पे, ठीक है। यहां पे लिंक्ड हैश सेट करके क्लास है, हैश सेट, क्लियर है, करके क्लास है यहां पे, ठीक है। यहां पे इस तरह से है, ये दोनों सेट टाइप का है, मतलब सेट इंटरफेस को ये भी क्लास इंप्लीमेंट किया है और ये भी क्लास इंप्लीमेंट किया है, ठीक है, बात समझे। फिर लिस्ट टाइप का होता है, किस टाइप का इंटरफेस है, लिस्ट टाइप का। जो लिस्ट टाइप का कौन कौन है, तो लिस्ट टाइप का तुमको मिलेगा स्टैक, ये लिस्ट टाइप का है, ठीक है। आपको लिस्ट टाइप का जो मिलेगा लिंक्ड लिस्ट, ये लिस्ट टाइप का है, लिंक्ड लिस्ट ये लिस्ट टाइप का है, क्लियर। फिर आपके पास लिस्ट टाइप का और भी है, वेक्टर, ये लिस्ट टाइप का है, बात समझे, ये सब लिस्ट टाइप का है, क्लियर है। यहां पे आप देखोगे सब लिस्ट टाइप का है। तो लिस्ट इंटरफेस में जो मेथड है वो तीनों ये सब क्या किया होगा, डिफाइन किया होगा, क्लियर है। जो मेथड स्टैक में होगा, जो मेथड लिंक लिस्ट में होगा, जो मेथड वेक्टर में होगा, वो कहां से डिराइव किया आया, लिस्ट इंटरफेस से। कॉमन मेथड, सबका अपना अपना भी मेथड हो सकता है, स्टैक का अपना मेथड भी होता है, क्लियर। लेकिन जो ये आइडिया दिया है वो आइडिया इंप्लीमेंट स्टैक भी किया, लिंक लिस्ट भी किया और वेक्टर भी किया, ये सब कलेक्शन का हम नाम बता रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास क्या आता है, फिर आपके पास आता है क्या, क्यू टाइप का। देखिए यहां पे जैसे एक आता है इंटरफेस क्या है, क्यू टाइप का, यहां पे देखो यहां पे। तो क्यू टाइप के लिए क्या है, तो आपके पास यहां पे लिंक्ड लिस्ट ही है, लिंक्ड लिस्ट ये भी क्यू टाइप का ही होता है। तो आप बोलोगे दोनों इंप्लीमेंट है, ये भी क्या है ये भी किया है, ठीक है, यहां पे आपका काम हो जाएगा यहां पे, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, मैप है, क्या है, मैप, जो की और वैल्यू पेयर में डेटा को रखता है। इसको इंप्लीमेंटेशन क्लास क्या है, हैश मैप, जो डेटा को की और वैल्यू पेयर में स्टोर करता है, सब बताएंगे आगे। तो ये सब सारा हम आपको क्या बता रहे हैं, ये सब कलेक्शन का नाम बता रहे हैं, ये सब उसका इंटरफेस है, ठीक है। इस तरीका से ऑर्गेनाइज्ड है इंटरफेस, एक आइडिया दिया कि आपका कलेक्शन में क्या क्या मेथड होना चाहिए, ठीक है, और उस आइडिया को, उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाला क्लास हुआ। तो हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट क्लास किस आइडिया को इंटरफेस किसको इंप्लीमेंट किया, सेट टाइप को, क्लियर है। फिर यहां पे स्टैक, लिंक लिस्ट, वेक्टर, फिर यहां पे एक एरे लिस्ट भी आ जाएगा, एरे लिस्ट, क्लियर है। यहां पे जो लिस्ट टाइप का है ये भी लिस्ट टाइप का ही लेता है, बात समझे, इस तरह से क्लियर हो रहा होगा। तो ये आपका किसको इंप्लीमेंट किया, तो ये इंप्लीमेंट किया किसको, लिस्ट टाइप को,
क्लियर है। और क्यू यहां पे है, देखो मैप है, यहां पे सबका अपना अपना कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, बात समझे। अब यहां पे देखो, जो जो इंप्लीमेंटेशन क्लास, जो कलेक्शन सेट टाइप का है, ठीक है, इसमें डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं होगा, याद रखो। सेट में कभी भी डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं करेगा। अगर हैश सेट या लिंक्ड हैश सेट में अगर आप डेटा जो पहले से स्टोर हो गया है, वो डेटा को दोबारा ये स्टोर नहीं करेगा, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। लिस्ट डुप्लीकेट अलाउ करेगा। लिस्ट जो है ये डुप्लीकेट, स्टैक में भी डुप्लीकेट रख सकते हो, लिंक लिस्ट में भी डुप्लीकेट रख सकते हो, वेक्टर में भी रख सकते हो, एरे लिस्ट में भी रख सकते हो, लिंक लिस्ट में भी रख सकते हो, ये रखा जा सकता है, ठीक है। क्यू जो है वो काम करता है किस पे, लीफो टेक्निक पे, सॉरी फीफो टेक्निक पे, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, क्लियर है। मतलब जो डेटा सबसे पहले इंसर्ट होगा, क्लियर है, वो डेटा सबसे पहले आउट होगा, फीफो टेक्निक में काम करता है। इसका इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन है, लिंक लिस्ट है, जो इसको भी क्या क्या इंप्लीमेंट किया है, इस इंटरफेस को भी। और हैश मैप है जो आपका डेटा को की और वैल्यू पेयर में रखता है, जैसे सबका रोल नंबर रखना है और सबका नाम रखना है, हर एक स्टूडेंट का रोल और एक नाम, ठीक है। तो यहां पे एक डेटा का दो पेयर हुआ, एक रोल हो गया जिसको की मान लेंगे, और इसका नाम हो गया जिसको हम वैल्यू मान लेंगे, क्लियर है। तो इस तरह का होता है। तो जावा में इतना सारा कलेक्शन फ्रेमवर्क है, तो आपको सभी कलेक्शन फ्रेमवर्क को एक एक करके हम सिखाएंगे कि कौन सा कलेक्शन क्या काम में आता है और कैसे यूज करते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो ये सारा कलेक्शन सिर्फ क्या करता है, दिस ऑल कलेक्शंस स्टोर डेटा, क्लियर है, ये सारा डेटा क्या करता है, स्टोर करता है, बट डेटा शुड बी ऑब्जेक्ट। कलेक्शन में कभी भी सिंपल डेटा स्टोर नहीं होता है। तो कलेक्शन बना ही है क्या, आपको ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए, समझे, ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और जहां पे डायनेमिकली क्रिएशन हो, ठीक है, ये सब इसका डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को स्टोर करेगा। बस याद रखना, डेटा जो होना चाहिए वो टाइप का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किसी क्लास टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, ये होना चाहिए। अब ये सारा बहुत सारा हैंडलिंग मेथड आसान क्यों हो जाता है, सबसे पहले तो डायनेमिक है, कोई टेंशन नहीं है भाई कि मेमोरी में इतना ही जगह है, हम इतना ही एलिमेंट का बनाए हैं तो इतना ही ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए डायनेमिकली ग्रो करता है, जैसे जैसे आपको डेटा हम डालेंगे वैसे वैसे क्या करेगा, ये ग्रो करते चला जाएगा, क्लियर है, समझे। सबसे मेन पॉइंट क्या है कि सभी क्लास मेथड्स देते हैं अपने डेटा को, अपने ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए, ये सबसे मेन पॉइंट होता है, क्लियर है, जिससे आराम से हम लोग अपने डेटा को हैंडल कर पाते हैं, समझे, आराम से हम लोग हैंडल कर पाते हैं। चलो, तो ये तो आप लोग देख लिए कि आपके पास कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, कलेक्शन है, ये सब इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है। ये सब क्लासेस इस इंटरफेस को क्या क्या इंप्लीमेंट किया है। जो सेट टाइप का रहेगा वो हमेशा यूनिक वैल्यू रखेगा, यूनिक, ये डुप्लीकेट नहीं। जैसे तुम डुप्लीकेट डालोगे ना, चाहे हैश सेट में या लिंक लिस्ट में, तो उसको इग्नोर कर देगा, ये रीडर नहीं देगा, इग्नोर कर देगा, ठीक है, बात समझे। लिस्ट वाला में आप रख सकते हो डुप्लीकेट, स्टैक में डेटा रखोगे, लिंक लिस्ट में डेटा रखोगे, वेक्टर में रखोगे, एरे लिस्ट में रखोगे, यहां चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन लिंक लिस्ट में रखोगे ये भी चलेगा, ये भी डुप्लीकेट अलाउ है, लेकिन इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फीफो टेक्निक पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबका हम एक एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे कि किसमें कौन कौन सा मेथड होता है और क्या काम करता है, सबका एक एक करके एग्जांपल हम आपको बताएंगे, क्लियर है। यहां पे फिर हैश मैप है, हैश मैप का भी अच्छा एक एग्जांपल बताएंगे किस तरीका से यहां पे है, कौन कौन सा मेथड इसके अंदर में होता है, किस तरह से डेटा को की और वैल्यू पेयर में स्टोर करता है, ये हम लोग जानेंगे यहां पे भी, क्लियर है। तो हम लोग आराम से इसको सीखेंगे किस तरह से काम करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा, जब हम लोग यहां तक जान गए तो सर मान लो कि डेटा को स्टोर तो आप कर लिए, ठीक है, डेटा क्या होगा, स्टोर हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट आपने एरे लिस्ट में या लिंक लिस्ट में या सेट टाइप के कुछ ही में रख लिया आप, ठीक है। अब वो डेटा को निकालोगे कैसे, ठीक है। तो अब यहां पे समझो डेटा रिट्रीव करने का, यहां पे डेटा रिट्रीव, ठीक है, फ्रॉम कलेक्शन, फ्रॉम कलेक्शन, क्लियर है। कलेक्शन से डेटा रिट्रीव कैसे होता है, समझो चीजों को। अब डेटा कलेक्शन से रिट्रीव करने के लिए, ठीक है, हमारे पास तीन आइडिया है, ठीक है, तीन देता है। पहला होता है फॉर ईच लूप। देखो ये स्पेशल लूप बनाया था, जब हम लूप पढ़ा रहे थे तो भी हम डिस्कस किए थे, ये स्पेशल एक लूप ही बना दिया था जावा, जिससे हम लोग डेटा को कलेक्शन में से रिट्रीव करते हैं। कलेक्शन से डेटा निकालने के लिए ही क्या होता है, फॉर ईच लूप का कंसेप्ट आया था। इसको भी यूज करके हम लोग डेटा निकाल सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं आराम से। दूसरा जो है आपके पास आइटरेटर इंटरफेस है, क्या है, आइटरेटर,
आइटरेटर इंटरफेस है, ठीक है, आइटरेटर इंटरफेस, क्लियर है। यहां पे तीसरा जो है लिस्ट आइटरेटर इंटरफेस है, क्या है, लिस्ट आइटरेटर, आइटरेटर इंटरफेस, क्लियर है, यहां पे है। ये तीन तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, डेटा निकाल सकते हो अपने पास। देखो यहां पे, तो सबसे पहला चीज कौन है, फॉर ईच लूप, जिससे सबसे सिंपल होता है। फिर दूसरा क्या है, आइटरेटर इंटरफेस है, आइटरेटर इंटरफेस, आई बड़ा कर दो, इंटरफेस भी जस्ट लाइक ए क्लास जैसा होता है, तो यहां भी क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है, और लिस्ट आइटरेटर इंटरफेस, ठीक है। फॉर ईच लूप के बारे में तो जानते होगे। अब ये सब इंटरफेस जो है ना, अपने पास कुछ मेथड रखा है, ठीक है। ये कहता है कि आप हमें अपने कलेक्शन को, डेटा को निकाल के हमें दो, मेरे पास मेथड है, हम जिससे आपका डेटा को हम रिट्रीव कर लेंगे, क्लियर है, समझे। देखो यहां पे, जैसे इसके पास आइटरेटर इंटरफेस के पास एक मेथड है, इसका नाम है हैज नेक्स्ट, क्या नाम है, हैज नेक्स्ट मेथड का नाम है, क्लियर। ये पता करता है, हैज नेक्स्ट मेथड पता करता है कि क्या मेरे आइटरेटर के अंदर में कोई डेटा है कि नहीं है, अगर है तो निकालने का काम कौन करेगा, नेक्स्ट मेथड करेगा, क्लियर है। तो हैज नेक्स्ट मेथड, हैज नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, ये बताएगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर डेटा रहेगा तो, नहीं रहेगा तो फॉल्स दे देगा, ठीक है। और अगर है डेटा तो वहां पे हम नेक्स्ट मेथड निकालते हैं अगला डेटा को रिट्रीव करने के लिए। तो मेनली इसके पास दो मेन मेथड होता है, हैज नेक्स्ट, जिससे पता चलता है कि किसी भी आइटरेटर में डेटा है या नहीं। आइटरेटर में सर बोल रहे हैं आप, आइटरेटर तो डेटा रखता नहीं है, कलेक्शन डेटा रखता है, तो कलेक्शन का डेटा को हम आइटरेटर इंटरफेस में लाते हैं पहले, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके। कैसे लाएंगे इस चीज आपको पता चलेगा। और इस आइटरेटर में से डेटा निकालने का प्रोसेस के लिए हमारे पास दो मेथड है, ठीक है, एक हैज नेक्स्ट होता है, एक नेक्स्ट मेथड होता है, ठीक है। दूसरा जो आता है लिस्ट आइटरेटर, लिस्ट आइटरेटर सिमिलर टू द आइटरेटर इंटरफेस है, लेकिन ये ना डेटा को आपके पास फॉरवर्ड भी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, और बैकवर्ड भी एक्सेस कर सकता है। मतलब इसके पास दो एक्स्ट्रा मेथड होता है। देखो हैज नेक्स्ट मेथड इसके पास है, हैज नेक्स्ट मेथड बताएगा कि मूव कर रहे हैं जब फॉरवर्ड में, आगे की ओर जब मूव कर रहे हैं तो डेटा है या नहीं, ये पता करके देगा, क्लियर है, समझे। और एक इसके पास मेथड एक और हो जाएगा, हैज प्रीवियस करके मेथड इसके पास आ जाएगा। ये बताएगा कि जब इधर से इधर की ओर आ रहे हैं, उल्टा जब मूव कर रहे हैं, तो क्या इसके पास डेटा है कि नहीं है, क्लियर है। यहां पे हैज प्रीवियस क्या आ जाता है। फिर आपके पास क्या आता है, आपके पास हैज नेक्स्ट है तो हैज प्रीवियस है, तो यहां पे डेटा निकालने के लिए क्या है, नेक्स्ट, आगे का डेटा निकालने के लिए कौन सा मेथड, नेक्स्ट मेथड। और आपको पीछे मुझे डेटा निकालना है पीछे की ओर, तो यहां पे आपके पास प्रीवियस मेथड है, प्रीवियस मेथड, क्लियर है, बात समझे। तो यहां पे इतना मेथड है इस लिस्ट आइटरेटर इंटरफेस के पास, क्लियर है। तो यहां पे आप देख सकते क्या हो कि कैसे हम लोग डेटा निकालते हैं। तो मेरे पास तीन चीज होता है, फॉर इससे आपका डेटा रिट्रीव हो सकता है, आइटरेटर इंटरफेस से आपका डेटा रिट्रीव हो सकता है, और लिस्ट इंटरफेस से डेटा रिट्रीव हो सकता है। आइटरेटर इंटरफेस के पास दो मेथड है, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट, और इसके पास चार मेथड है, क्योंकि ये डेटा देखो ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों डायरेक्शन मूव करता है, आप जा भी सकते हो और उधर से आ भी सकते हो, क्लियर है। ये दोनों डायरेक्शन से डेटा क्या करता है, मूव करता है, समझ में आ रहा होगा सबको, क्लियर है। तो ये हुआ आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। अगर कोई पूछे व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क ये जावा लाइब्रेरी, एक जावा का लाइब्रेरी है, ठीक है। हाँ, मेन चीज आप यहां पे समझ जाओ, जितना भी ये जो लाइब्रेरी है ना जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, सब कहां है, जावा का यूटिल पैकेज में, java.util पैकेज में। याद रखो जितना भी इंटरफेसेस है, इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है, सब कहां है, java.util पैकेज में। तो आपको java.util पैकेज को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी क्लासेस यहां पे आप यूज करते हो तब, कोई भी हैशसेट यूज करते हो तब, लिंग्विश हैशसेट यूज करते हो तब, कोई भी यूज करोगे तो आपको ये चीज यूज करना पड़ेगा, समझ में आ रहा होगा आपको यहां पे। तो यहां पे आप देख सकते क्या हो कि क्या होता है कलेक्शन, सारा चीज हम बताए। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों यूज करते हैं, टू स्टोर द ऑब्जेक्ट डायनेमिकली, डायनेमिकली अगर ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है तो आप यहां पे स्टोर कर सकते हो, क्लियर, तब वहां पे कलेक्शन लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं, यहां पे देखो, यहां पे हम एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। देखो यहां पे हम एक रख लेते हैं क्या, कलेक्शन, यहां पे डेमो नाम का एक फाइल बना लेते हैं। देखो यहां पे हम क्लास रख लिए और यहां रख लेते हैं कलेक्शन डेमो, ठीक है। देखो यहां पे रख लिए। अब यहां पे समझो एक कलेक्शन डेमो के अंदर में मेन रख लेते हैं,
मेन के अंदर में हम एक बना रहे हैं क्या, ठीक है, हम हैशसेट टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं हैशसेट कलेक्शन में, ठीक है। देखो यहां पे तो हम यहां लिखेंगे क्या, हैशसेट, ठीक है, ये है मेरे पास, ये है। और यहां पे हम इसका जो टाइप देंगे वो हम बताए कि आप स्ट्रिंग टाइप कर रहोगे, ठीक है, इक्वल टू न्यू हैशसेट, क्लियर है, न्यू हैज सेट, क्लियर। हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना लिए। अब यहां पे इस तरीका से हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। समझो चीजों को, अब यहां पे समझो, ये जो हैशसेट का जो ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम हमने नहीं रखा, एचएस नाम रख लेते हैं, बेटर है। ये जो एचएस यहां पे बनाए हम, क्लियर है, ये एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का, हैशसेट टाइप का। अब इसके पास वो सारा मेथड होगा जो हैशसेट इंप्लीमेंट किए होगा अपने पास, ये सेट है, डुप्लीकेट नहीं रखेगा। अब हम इसमें डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहां ऑब्जेक्ट स्टोर होता है तो हम स्ट्रिंग टाइप का बनाए हैं अपना, ठीक है। तो हम यहां लिखे क्या, एचएस डॉट, यहां पे क्या लिखते हैं, ऐड, क्लियर है, और ऐड मेथड लिखे, यहां पे कुछ नाम स्टोर कर लेते हैं, राम स्टोर कर लिए, ठीक है। तो पहला डेटा स्टोर हो गया। तो ऐड क्या है सर, तो ऐड इसका रेडीमेड मेथड है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां पे इसका रेडीमेड मेथड है, ऐड, रिमूव, बहुत सारा मेथड मिलेगा। बस हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं कि कैसे कलेक्शन को यूज करते हैं। सर राम स्टोर कर दे, तो राम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट तो स्टोर हो ही सकता है, ठीक है। फिर यहां पे लिखे एचएस डॉट, यहां पे फिर से अगला नेम हम ऐड करना चाहते हैं, यहां लिखे क्या, मोहन, इस तरीका से। फिर हम लिखे क्या, एचएस डॉट, यहां पे क्या लिखे, ऐड, यहां पे लिखे, फिर यहां रख लिए क्या, सोहन, इस तरह का स्टोर कर लिए, ठीक है। फिर हमने लिखा एचएस डॉट, यहां पे फिर से ऐड कर लिए, और यहां पे रख लिए क्या, यहां पे एचएस कर लो, यहां पे रख लेते हैं क्या, यहां पे रख लेते हैं रोहन। इस तरीका से हम 4 डेटा यहां पे स्टोर किए, ठीक है। अब ये डेटा को रिट्रीव कैसे करेंगे, तो अभी हम फॉर ईच लूप लगाते हैं। देखो यहां पे लिखे फॉर, और यहां पे हम लिखेंगे क्या, कलेक्शन में डेटा किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का ना है, तो यहां पे स्ट्रिंग टाइप का दे दिए, यहां पे इसको रख लिए एस से, और कलेक्शन का नाम क्या है, एचएस। एचएस में जब तक डेटा है फॉर ईच लूप उतने बार आइटरेट करेगा हमेशा, क्लियर है। और एक डेटा एस में लाते जाएगा, और यहां पे हम एस का वैल्यू को क्या करवा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एलएन, ठीक है। यहां पे हम एस का वैल्यू को प्रिंट करा ले, क्योंकि एचएस का हर एक डेटा एस में आएगा, क्लियर है। चलो यहां पे देखो, यहां पे इस चीज को समझते हैं। देखो यहां पे आ जाओ, यहां रन कराते हैं, यहां लिखे जावा, और यहां पे सबसे पहले तो हम लोग अपने फोल्डर में चले जाएं, डी ड्राइव में चले जाएं, और यहां लिखेंगे सीडी, और यहां लिखेंगे हम जावा प्रोग्राम, ठीक है। इस तरीके से जावा प्रोग्राम लिख लिए, और यहां लिखेंगे क्या, जावा, और यहां पे मेरे पास फाइल का जो नाम क्या है, कलेक्शन डेमो, एक नाम बनाए हैं, छोटा सा प्रोग्राम हम बना दिए, कलेक्शन डेमो डॉट क्या लिखे, जावा। देखो यहां पे क्लियर है। यहां पे आपके पास हैशसेट में एक एरर जनरेट कर रहा है, कलेक्शन डेमो, ओके, हैशसेट, हैशसेट का जो टाइप है आपके पास ये है, ठीक है। तो छोटा है क्या, एस, ओके ओके, ओके ओके, हम लोग इसको अनडिफाइन का इसलिए इधर आ रहा है बिकॉज हम आपको बताए थे कि ये सारा चीज कहाँ है, यूटिल पैकेज में ना, और हम यूटिल पैकेज को इंपोर्ट ही नहीं किए हैं। तो आप इसको क्या कर लो, इंपोर्ट पहले करो किसको, जावा डॉट यूटिल को, क्लियर है। अब यूटिल पैकेज में सारा कलेक्शन क्लासेस है, और हम उसे इंपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, तो ऑफकोर्स एरर तो आएगा ना। देखो यहाँ पे, यहाँ देख लो, देखो आ गया, यहाँ पे देखो मोहन, सोहन, राम, रोहन। अब यहाँ पे एक चीज को देखो, सर आपने राम स्टोर किया था पहले, लेकिन पहले मोहन प्रिंट हो रहा है, तो सेट टाइप डुप्लीकेट तो नहीं रखता है, लेकिन एक चीज और जान जाओ, यहाँ पे ये अपना ऑर्डर भी मेंटेन नहीं करता है डेटा का, सेट कभी भी ऑर्डर डेटा का मेंटेन नहीं करता है, क्लियर है। अगले बार आउटपुट अगर दिखाएंगे, इट मे बी डिफरेंट ऑर्डर में आएगा। ये ऑर्डर मेंटेन, जैसे हम सबसे पहला डेटा राम डाले थे, मोहन डाले थे, तो ये ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, क्लियर है। अब यहां पे सर आपने बताया डुप्लीकेट नहीं रखेगा क्योंकि ये सेट टाइप का है, तो ऑफकोर्स नहीं रखेगा। ऐड कर लो, यहां पे देखो राम हम एक और ऐड कर लिए, तो आपका एक ही राम आपके पास आएगा, देखना इग्नोर कर, एरर नहीं आएगा, इग्नोर कर देगा। देखो आ गया ना, एक ही राम आ रहा है ना, 2 राम आ रहा है, नहीं आएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीका से कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज करते हैं हम लोग, समझे। आपको जैसा मन होगा वो कलेक्शन फ्रेमवर्क आप क्या कर सकते हो, वो कलेक्शन क्लासेस यूज करोगे।
तो हम लोग एक करके हम लोग देखेंगे कि भाई आपका हैशसेट देखे, अभी हैशसेट में और भी मेथड्स आपके पास अवेलेबल है, वो देखोगे। रिमूव करने का मेथड है इसके पास, क्लियर करने का मेथड है इसके पास, टोटल डेटा कितना है ये काउंट करने का मेथड है इसके पास। क्या तो मतलब आप कलेक्शन फ्रेमवर्क का यही ना मेन एडवांटेज है कि वो सभी क्लासेस जो है आपको रेडीमेड मेथड बना के देता है। ठीक है, कितना अच्छा हो जाता है हम लोग के लिए। क्लियर है, कितना अच्छा हो रहा है हम लोग के लिए कि हम लोग के पास रेडीमेड मेथड बना के मिल गया। हम लोग आराम से अपने ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं कलेक्शन में से, किसी भी कलेक्शन में से। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे और भी कलेक्शन के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। ठीक है।